गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट। ठीक है, इससे पहले हम 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर किए गए हैं वो चैप्टर। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उनमें कोई क्वेरी है आपकी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है? इट मीन्स exhibition of the data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed। इसका मतलब ये हुआ कि आपको डेटा को इस तरीके से एग्जिबिट करना है, इस तरीके से शो करना है कि वो आपको एक आउटलाइन दे क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर में। ठीक है, और आप उस डेटा को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें और एनालाइज कर पाएँ। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन का मतलब है डेटा को इस तरीके से शो करना कि उससे जो रिजल्ट निकले वो अंडरस्टूड हो और आप इजीली उसको अंडरस्टैंड एंड एनालाइज कर सके। तो जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है वो आप 3 तरीक़ों से कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो देखिए, टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा है वो एक टेक्स्ट की फॉर्म में होते हैं। जैसे मान लिया कि 2010-11 में जो शुगर है, जो चीनी है, उसकी जो दर है, महंगाई की दर है, वो कितने % से बढ़ी? 50% से। तो आप उसको एक टेक्स्ट, एक पैराग्राफ के फॉर्म में लिखते हो। ठीक है, तो जो भी पैराग्राफ या जिसका भी वर्णन करके बताया जाए, डिस्क्रिप्शन में लिखा जाए, उसको क्या कहा जाता है? टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन। ठीक है, लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है, हमें फ़ायदा तो है कि मान लिया जब डेटा छोटे होते हैं, कम होते हैं डेटा हमारे पास, तो हम उसको टेक्स्ट के रूप में दिखा सकते हैं, हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास जो डेटा टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड डेटा अगर हमने पहले नहीं पढ़ा है, तो वो हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा। अब हम मान के चलते हैं कि 2010-11 में 50% की रेट से जो है वो वृद्धि हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि पहले कितना था। ठीक है, तो जो टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा बताया गया है उसमें हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए क्या लाया गया? टैबुलर प्रेजेंटेशन को लाया गया। तो टैबुलर प्रेजेंटेशन में क्या है? टैबुलर का मतलब है एक टेबल की फॉर्म क्रिएट करना। ठीक है, तो टैबुलर प्रेजेंटेशन में जब हम टेबल के माध्यम से, टेबल की हेल्प से किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है? टैबुलर प्रेजेंटेशन बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि आप डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हो अपने डेटा को। जैसे पाई चार्ट हो गया, ठीक है, हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया। तो इस तरीके से आप डायग्राम की हेल्प से आप अपने डेटा को प्रेजेंट करेंगे। तो गाइस, टेक्सचुअल और टैबुलर से रिलेटेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे, डायग्राम से रिलेटेड हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो टैबुलर प्रेजेंटेशन हम करते हैं उसके कुछ फ़ायदे भी हैं। तो क्या क्या फ़ायदा हमें हो सकते हैं कि टैबुलर प्रेजेंटेशन, सिंपल एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन, कि जो टैबुलर प्रेजेंटेशन है वो सिंपल होती है और ब्रीफ होती है, संक्षिप्त होती है। हमें उसके लिए 4-5 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। जो काम 4-5 पेजों में होना था वो क्या होता है, हम एक ही पेज में इकट्ठे टेबल की फॉर्म में दिखा सकते हैं। अब सिंपल इसलिए है क्योंकि जब हम टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं तो वो जो डेटा है वो अरेंज्ड है, और अरेंज्ड डेटा समझने में आसान होता है, इसलिए उसको सिंपल कहा गया है। ठीक है, ब्रीफ प्रेजेंटेशन, आपने जो डेटा कलेक्ट किया था, आपको जो इम्पोर्टेंट डेटा लगता है, आप उसको क्या करें? टेबल की फॉर्मेट में ले आएँ। तो इसलिए वो जो प्रेजेंटेशन है वो ब्रीफ बन जाती है। जहाँ आपकी वो प्रेजेंटेशन, जहाँ प्रेजेंट करना चाहते थे, 2-3 घंटों में आप अपनी बातों को समझा रहे थे, वहाँ जो एक टेबल है वो उन 1000 वर्ड्स की जगह एक टेबल जो है वो अच्छा प्रेजेंटेशन देती है। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, कि जो कंपैरिजन है वो हम कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में। अब मान लिया हम एक टेबल बना रहे हैं, उसमें डेटा दिखा रहे हैं 2010 का और 2011 का।
तो 2010 का जो डेटा है उससे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, उसको बेस मानकर कंपेयर किया जा रहा है किसको, 2011 के डेटा को, ठीक है। तो इससे क्या है कि टेबल जब भी हम बनाते हैं तो कंपैरिजन जो है हमारा वो बहुत ही आसान हो जाता है। जब हमारे पास टेबल है तो हमारे पास पिछले साल के भी डेटा होंगे, अगर हमारे पिछले साल के डेटा हमारे पास हैं तो कंपैरिजन करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है हमारा इजी एनालिसिस। हम इजीली उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे जो टेबल है उसमें कौन कौन से कॉलम्स बनाए गए हैं, ठीक है। जो मार्केट सर्वे किया जाता है, मार्केट से हमें पता चला कि ये जो स्टूडेंट्स हैं, मान लिया हम किसी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें पता चला कि जिन स्टूडेंट्स की हाइट ज़्यादा है तो वो अपना खाने में क्या लेते हैं, ठीक है। तो खाने में क्या लेते हैं और उनकी जो हाइट है उनका जो रिलेशन पता चल रहा है उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अगर हमारे पास टेबुलर फॉर्म है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, कि जो भी डेटा है उसकी विशेषताओं को, उसके फीचर्स को आप हाईलाइट कर सकते हो एक टेबल में, ठीक है। अगर आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन अगर आप देखते हो तो उसमें आप इतना अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाते हो जितना कि आप टेबल की फॉर्म में कर पाते हो, ठीक है। तो जब भी मान लिया आपका जो रिपोर्ट कार्ड है, अगर एक तो आपको ये बता दिया जाए कि आपके इस सब्जेक्ट में इतने परसेंट है, इसमें इतने परसेंट है, इसमें इतने मार्क्स हैं, तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं होगा जितना कि आपको जो टेबल दिखाई जाएगी, टेबल में सब्जेक्ट वाइज जो है आपके मार्क्स कितने में से हैं वो मार्क्स, ठीक है, और परसेंटेज रेशो वो सारा जब दिखाया जाएगा तो वो जो टेबल है, टेबल का जो डायग्राम है, पिक्चर है, वो आपके माइंड में इस तरीके से सेट हो जाती है कि वो इजीली निकल नहीं पाती। लेकिन अगर आप वैसे फैक्ट्स एंड फिगर्स देखेंगे जो बिखरे हुए हैं, स्कैटर्ड हैं, उससे क्या होगा, आप बहुत ही जल्दी भूलने लग जाओगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा, मान के चलते हैं एक डायग्राम ही है, तो डायग्राम में क्या होता है कि आप एक डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम से कोई चीज़ जो है वो अच्छे से समझ आती है, लेकिन वही चीज़ अगर वैसे लिख दी जाए तो आपको अच्छे से क्लियर नहीं होती है, याद भी अच्छे से नहीं रखा जाता है। तो जो डायग्राम है, जो पिक्चर है, वो हमारे सामने दिखाई जा रही है कि जो ये पिक्चर है वो इस चीज़ की है, तो वो हमेशा या लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहने वाली है, ठीक है। फिर है इकोनॉमिकल, तो जो टेबुलर फॉर्म है वो इकोनॉमिकल या फिर एक तरीके से सस्ता साधन कैसे कहा जा सकता है, तो वो इसलिए कहा जा सकता है कि जब आप अलग अलग जगह पे डेटा प्रिपेयर करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, पेपर पेन का खर्चा आएगा, वहीं आप क्या कर रहे हो, एक टेबल की फॉर्म में डेटा बना रहे हो, ठीक है, एक डेटाबेस बना रहे हो एक टेबल की फॉर्म में। अब जो टेबल है वो स्पेस कम कवर करती है, ठीक है, कम जगह घेरती है, तो आपका जो पेन पेपर का खर्चा है वो भी बच जाएगा और जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो भी आपका बच जाता है, ठीक है। और आपको अगर किसी भी तरीके की स्टडी की ज़रूरत पड़ती है तो आप वहाँ से उस डेटाबेस में से डेटा उठा सकते हैं, आपको इजीली वो डेटा मिल जाएगा। अगर यही डेटा आपका फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, तो वो डेटा आपको ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने देख लिया प्रेजेंटेशन, आप क्यों करते हैं प्रेजेंटेशन, ताकि हमें जो डेटा है वो अट्रैक्टिव और क्लियर मैनर में समझ में आ जाए, उसको हम एनालाइज कर सकें, एनालाइज करने के बाद उससे हम कुछ रिजल्ट निकाल सकें। अब जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है वो कई तरीक़ों से की जा सकती है, टेक्स्ट के रूप में, तो टेक्सचुअल को आप दूसरे किस नाम से जानते हैं, डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन के नाम से। फिर है टेबुलर प्रेजेंटेशन जो टेबल की फॉर्म में दिखाई जाती है। फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो डायग्राम की फॉर्म में शो की जाती है। फिर मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन में कि क्या क्या फ़ायदे हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन के, वो आपने देखे कि जो टेबुलर प्रेजेंटेशन है उससे जो प्रेजेंटेशन है वो सिंपल और ब्रीफ हो जाती है, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं, वो एक छोटे फॉर्म में आपके पास आ जाती है, आपको इतना लंबा चौड़ा डेटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपको टेबल की फॉर्म में दिखा दिया जाता है, ठीक है। फैसिलिटेट्स कंपैरिजन, कंपैरिजन आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। इजी एनालिसिस,
इजी एनालिसिस आप बहुत ही इजीली उसको क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो अगर वो टेबल की फॉर्म में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप अगर कंपैरिजन अच्छे से कर रहे हो तो आप रिजल्ट भी बेहतर तरीके से निकाल सकते हो। हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, इसमें क्या था कि आप जो डेटा के मेन फीचर्स हैं उनको हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। जो भी डेटा आपको चाहिए आप उसको हाईलाइट कर सकते हो। इकोनॉमिकल, मतलब इसमें पेपर पेन का खर्चा बच जाता है। क्यों? क्योंकि जो एक टेबल है वो कम स्पेस कैरी करती है बजाय कि स्कैटर डायग्राम के या स्कैटर डेटा के, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट ऑफ अ टेबल, की एक जो टेबल है उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं कि ये हम फॉर्मेट बना रहे हैं किसी टेबल का, ये हमने टेबल बनाई है, तो सबसे पहले सबसे ऊपर होता है हमारा टेबल नंबर, ठीक है। ये जो साइड में लिखे हुए हैं ये आप किसी टेबल के कंटेंट भी समझ सकते हो कि ये टेबल के कंटेंट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कंटेंट ऑफ अ टेबल तो आप इन चीज़ों को लिख सकते हो, ठीक है। तो टेबल नंबर में क्या है कि एक टेबल का कोई ना कोई नंबर हमें असाइन करना होता है ताकि जब हम उसको प्रेजेंट करें तो हमें तकलीफ़ ना उठानी पड़े कि ये वाली टेबल वो वाली टेबल, ऐसा नहीं। तो हमें एक नंबर असाइन कर देना चाहिए। तो जब भी हम अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लिया हम देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं टेबल नंबर 13 टेबल में क्या है कि इस चीज़ का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें इस चीज़ का डेटा है, आप सिर्फ उस टेबल का नंबर क्या कर सकते हो, बता सकते हो। उसके बाद है टाइटल। अब नंबर बताने में क्या है कि आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है टाइटल। टाइटल में उसका उद्देश्य क्या है, जो हम टेबल बना रहे हैं, जो हमने सर्वे की है, जो हमने हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, तो वो हम किस में लिखेंगे, टाइटल में लिखेंगे। अब जो टाइटल होना चाहिए वो ब्रीफ होना चाहिए, ब्रीफ एंड कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि छोटा है तो कुछ जानकारी या कुछ इन्फॉर्मेशन हमने छोड़ दी, नहीं। तो हमारे पास जो टाइटल है वो छोटा होना चाहिए और वो इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए, उससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। कि हमें पढ़ते ही पता चल जाए टाइटल कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस टेबल को बनाने का, ठीक है। फिर हमारे पास अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है टाइटल में तो हम किस में लिखते हैं, हेड नोट्स में लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हेड नोट्स में मान के चलते हैं कि लिखते हैं कि जो डेटा हमने दिया हुआ है, जो डेटा की लिमिट है वो कितनी है, ठीक है। 1000 टन में है या तो 000 लगा दिया। तो ज़ीरो का हम कम यूज़ करते हैं, टेबल्स जो है उसमें ज़ीरो का कम यूज़ करते हैं। मान लिया कि हमें अगर 10,000 लिखना है तो 10, फिर बाद में जो 3 जीरो आएंगी उसको हम नेगलेक्ट करेंगे, 3 जीरो को हम सिर्फ 10 लिखेंगे। और जो हेड नोट है उसमें दिखा देंगे कि जो 000 हैं उसको शो किया गया है, जो डेटा प्रेजेंट किया गया है वो 000 में किया गया है। तो जितने भी डेटा लगाए जाएंगे उनमें 000 तो रहेंगी ही रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ज़ीरो को अवॉइड किया जाता है, नेगलेक्ट किया जाता है। तो इसमें देखते हैं कि ये जो आपका है कॉलम, ये आपके कॉलम्स है सारे, ये सारे क्या हैं आपके कॉलम। तो इस तरीके से कॉलम होते हैं। कॉलम मतलब वर्टिकल होते हैं, जो टेबुलर फॉर्म होती है वो टेबुलर फॉर्म का मतलब यही होता है कि जो आप टेबल बना रहे हो वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, रो और कॉलम की हेल्प से बना रहे हो, ठीक है। जो वर्टिकल होते हैं, जो ऐसे खड़े हैं, ये तो हो गए क्या, कॉलम। और जो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल हैं ये क्या हो गए, जैसे ये लाइन है ये आपकी हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। जो खड़े हैं वो कॉलम्स हैं और जो पड़ी हुई लाइनें हैं वो आपकी किस में आएंगी, हॉरिजॉन्टल्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको आप कॉलम कहोगे। अब जो ये है स्टब हेड, मतलब कि जो ये हेड होगा ये क्या माना जाएगा, स्टब हेड माना जाएगा। मतलब रो का जो हेड है वो स्टब हेड माना जाएगा। और यहाँ पे आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो, रो हेडिंग्स जो लिखना चाहते हो, रो हेडिंग हो गई, स्टब एंट्रीज हो गई, स्टब टाइटल्स हो गए। स्टब का मतलब यहाँ पे रो से लिया गया है, ठीक है, ऑफ द रोज ऑफ द टेबल। फिर यहाँ पे जो लिखे हैं ये सेल्स हैं आपके, जो ये वाले कॉलम हैं आपके, यहाँ पे कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। एक एक खाना जिसको बोलते हैं ना कि खाने बने हुए हैं, तो वो खाने आपके क्या कहलाते हैं, सेल्स कहलाते हैं। और जो सेल्स है वो कैसे बनते हैं, जो रो है और जो कॉलम्स हैं और जो रो हैं उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हैं वो हमें क्या देते हैं, सेल्स देते हैं, ठीक है।
फिर ये जो है हमारे पास ये कॉलम हेडिंग है, यहाँ पे आप किसी भी कॉलम की हेडिंग डालते हो, कैप्शन जिसको कहा जाता है, कैप्शन विद सब हेड्स, ठीक है। आप जो कॉलम है, कॉलम के उसको क्या बोल रहे हो, कैप्शन बोल रहे हो, रो में क्या बोल रहे हो, स्टब यूज़ कर रहे हो वर्ड। जो ये पूरा यहाँ पे जो आप इंफॉर्मेशन डालोगे, ये जो इंफॉर्मेशन डालोगे ये है बॉडी ऑफ द टेबल और आइटम्स ऑफ द टेबल और सेल्स ऑफ द टेबल। जो ये सेल्स जहाँ पे होंगी ये पूरी बॉडी होगी, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन होगी आपकी। फिर यहाँ पे आप फुटनोट डाल सकते हो। फुटनोट का मतलब हुआ कि आपने मान लिया कोई चीज़ दिखानी है जो आपको लग रहा है कि ये समझ नहीं आएगी या इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब आपने यहाँ पे लिखा कि जो डेटा है वो मतलब 20 करोड़ का डेटा है यहाँ पे, फिर वहाँ पे स्टार लगा दिया। अब जो स्टार लगाया है तो उसका मीनिंग जो है वो नीचे दिया होगा कि इस स्टार का मतलब क्या है, तो वो फुटनोट में आ गया। जो आपको एक्स्ट्रा जानकारी देनी है तो वो फुटनोट में आ जाएगी। फिर आता है आपका सोर्स भी दिखाना ज़रूरी है। कब? जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं। तो जब हम सेकेंडरी डेटा को यूज़ कर रहे हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो डेटा है वो हमने कहाँ से लिया है, ठीक है, कौन से पेज नंबर से लिया है, कौन से पब्लिकेशन की बुक से लिया है, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाता है, सोर्स। जब हम सोर्स दिखाते हैं तभी वो डेटा क्या माना जाता है, रिलायबल माना जाता है, जिस पर हम विश्वास कर सकें, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम काइंड्स ऑफ टेबल्स। तो देखिए अब हमने टेबल के बारे में पढ़ा है, टेबुलर फॉर्म के बारे में पढ़ा है, अब टेबल के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, फॉर्मेट हमारा कैसा होना चाहिए। तो जो मतलब कंपैरिजन जब हम करते हैं किसी टेबल से, तो जो जिस भी कॉलम में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका कंपैरिजन इसके साथ करें। अगर हम इसके साथ कर रहे हैं तो इसको इसके साथ में ही लगाएं, इसको इसके साथ में ही लगाएं, तब कंपैरिजन करें। अब एक सेल यहाँ, एक कॉलम यहाँ है, दूसरा कॉलम वहाँ है, फिर कंपैरिजन करते हैं, तो ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो समझदारी इसी में ही है कि आप जिसमें भी कंपैरिजन करना चाहते हैं उस कॉलम को पास रखें, ठीक है। और जो नंबर डालते हैं, टेबल नंबर, वो मतलब आप ज़रूर डालें। क्यों? क्योंकि हमें टेबल को आइडेंटिफाई करना है, तो इसलिए हमें नंबर डालना ज़रूरी है। ज़ीरो जो है, ज़ीरो को आप अवॉइड करें, ठीक है। अच्छी टेबल के गुण है, एक सिंपल टेबल होनी चाहिए, उसमें जो लैंग्वेज है वो भी इतनी इजी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि सब उसको समझ सकें, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ टेबल्स। जो टेबल्स हम पढ़ रहे हैं, टेबुलर फॉर्म पढ़ रहे हैं, जितनी भी ये टेबल्स बनती है, बहुत तरीके की टेबल बनती हैं। तो देखिए किस किस तरीके पे, किस किस बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं काइंड्स ऑफ टेबल्स को। कैसे? अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस के फर्दर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, जनरल पर्पस टेबल और स्पेशल पर्पस टेबल। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी के 2 पार्ट्स हो जाते हैं, फिर से ओरिजिनल टेबल और डिराइव्ड टेबल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन के 2 पार्ट हो जाते हैं, फिर से सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल, ठीक है। सिंपल टेबल जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है कि अकॉर्डिंग टू पर्पस, कि उद्देश्य के अनुसार बनाई जाती है ये, ठीक है। तो जनरल पर्पस टेबल को रेफरेंस टेबल भी कहा जाता है। तो जनरल पर्पस में क्या है कि आपका जो पर्पस है वो कोई स्पेशल नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग हैं वो भी इस तरीके के पर्पस को लेकर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। तो जनरल पर्पस टेबल में जो आप मेनली टेबल बनाते रहते हो वो सारी टेबल्स हैं, जैसे नाम हो गया, रोल नंबर, क्लास वगैरह, ये जनरल पर्पस हो गई। लेकिन आपको अगर एक स्पेशल फैक्ट को इंक्लूड करना है उसमें, तो वो क्या हो जाते हैं, स्पेशल पर्पस टेबल कही जाती है। और इसको हम समरी टेबल भी कहते हैं। जो स्पेशल पर्पस टेबल है उसको समरी टेबल के नाम से भी जाना जाता है। और जो जनरल पर्पस टेबल है उसको आप बहुत तरीके के नामों से जान सकते हो, ठीक है। तो इसको हम रेफरेंस टेबल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। स्पेशल पर्पस टेबल को समरी टेबल के नाम से जाना जाता है। तो ये पर्पस के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी में क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये जो डेटा है वो ओरिजिनल है या नहीं है। जैसे फर्स्ट इसमें इसके फर्दर 2 पार्ट्स हो गए हैं। ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल टेबल का मतलब है कि आपने खुद जाके उसको कलेक्ट किया है डेटा को, तो वही डेटा आप अपनी टेबल में शो कर रहे हो। और उस डेटा से अगर आप कुछ और डेटा निकाल रहे हो तो वो डिराइव्ड टेबल हो गया। जैसे मान लिया हमें तो
परसेंटेज मार्क्स, हमें मार्क्स पता चले कि इसके इतने मार्क्स है, लेकिन उससे जब हमने रेशो निकाला, ठीक है, जब हमने उससे क्या परसेंटेज निकाला, तो उस डेटा से हम खुद निकाल रहे हैं ये चीज़ें, तो वो आपकी हो गई डिराइव्ड टेबल, ठीक है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन की बनाने के पर्पज़ से, कंस्ट्रक्शन के पर्पज़ से आपकी दो तरीके की टेबल होती है, सिंपल टेबल और कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल को आप वन वे टेबल भी कह सकते हो, जिसमें आप सिर्फ एक ही गुण को दिखा रहे हो, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टेबल में आप एक से ज़्यादा विशेषताएं उसकी दिखा रहे हो, जिसके फर्दर्स बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। ट्रेबल के नाम से भी है, मैनीफोल्ड के नाम से भी है। तो एक ही गुण के, एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स के फर्दर पार्ट्स हो जाते हैं, तो उसको मैनीफोल्ड कहा जाता है, ठीक है। तो गाइज़ हमने इसमें पढ़ा सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो ये हमारे बारी बारी से स्टेप्स चलते आ रहे हैं, पिछले चैप्टर में भी हम एक स्टेप फॉलो कर चुके हैं, ठीक है। उससे अगला जो ये स्टेप है, तो ये है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसमें क्या है, हम डेटा को एग्जिबिट करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं ताकि वो हमें क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में रिजल्ट दे, ताकि हम उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सके और एनालाइज करके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल सके, जो हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, फिर टेबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट की फॉर्म में या डिस्क्रिप्शन फॉर्म में जो है वो टेक्सचुअल हो गया, और टेबल की फॉर्म में कहा जा सकता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। तो टेबुलर प्रेजेंटेशन क्यों अपनाया जाता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, तो ये सिंपल ब्रीफ प्रेजेंटेशन देता है हमें, फैसिलिटेट्स कंपैरिजन ईजीली हो जाता है, इससे इजी एनालिसिस, अच्छे से हम इसको आसानी से समझकर क्या कर सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं, कोई डिसीजन या कोई प्लानिंग भी कर सकते हैं। हाईलाइट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा, किसी भी डेटा को अगर हाईलाइट करना है तो वो आप टेबल की फॉर्म में कर सकते हो। इकोनॉमिकल, बहुत ही मतलब सस्ता साधन है ये, ठीक है। फॉर्मेट हमने देख लिया था टेबल का, कि टेबल नंबर हमारे पास होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, कॉलम्स क्या होते हैं, स्टब हेड्स क्या हैं, हेड नोट क्या है, सेल्स क्या होते हैं, बॉडी कौन सी होती है इसकी, फुट नोट में क्या लिखा जाता है, ठीक है। जो मेन चीज़ हमें बतानी होती है, कोई किसी चीज़ के बारे में जानकारी देनी होती है एक्स्ट्रा, तो फुट नोट में आएगा। सोर्स बताना होता है अगर हम सेकेंडरी डेटा यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। काइंड्स ऑफ टेबल्स में क्या है कि बहुत तरीके की टेबल्स होती हैं हमारी, कौन कौन सी हम पार्ट्स कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पर्पस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इनके फिर से पार्ट हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पस में आपने दो पार्ट पढ़े, कौन से, जनरल पर्पस टेबल, जो कि जनरली जिन कामों के लिए हम टेबल बनाते रहते हैं, अगर किसी स्पेशल काम के लिए हम टेबल बना रहे हैं तो स्पेशल पर्पस टेबल, ठीक है। जनरल पर्पस टेबल का दूसरा नाम रेफरेंस टेबल है, और स्पेशल पर्पस टेबल का दूसरा नाम समरी टेबल है। फिर अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, इसके फिर से दो पार्ट हो गए थे, कौन कौन से, ओरिजिनल टेबल, ओरिजिनल मतलब जो डेटा हम ओरिजिनली कलेक्ट कर रहे हैं उससे जो टेबल बनी है, और डिराइव्ड मतलब जो डेटा हमने कलेक्ट किया था उससे फर्दर हम कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल के उसको टेबल की फॉर्म में शो कर रहे हैं, तो वो डिराइव्ड टेबल। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन में क्या है, सिंपल टेबल आती है और कॉम्प्लेक्स। सिंपल आप वन वे कह सकते हो इसको, कॉम्प्लेक्स में क्या है, टू वे या थ्री वे हो सकती है, या मतलब मैनीफोल्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंटेशन से क्या होता है गाइज, जो भी हम एक टेबल बना रहे हैं उसके गुड कैरेक्टर या बहुत ही ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए एक टेबल को प्रिपेयर करते टाइम, ताकि हम अच्छे से अच्छी टेबल बना सकें। वैसे तो कहीं लिखा नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन जब हम अच्छी टेबल बनाते हैं तो उससे क्या है, प्रेजेंटेशन भी हमारी बहुत ही अच्छी होती है। जब हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है तो हमारा जो आगे का चार्ट है, जो एक फ्लो चार्ट हम तैयार करते हैं, वो बेहतर बन पाता है। तो थैंक यू गाइज़, आपने इस क्लास को अटेंड किया, ठीक है। तो जो भी आपकी क्वेरी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू क्लास।